ट्रांसलेट करते हैं डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, पहले भी हम कर चुके हैं। बस एक जस्ट छोटे छोटे पॉइंट्स बताने हैं। जो वर्ड डिमांड है वो अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग क्वांटिटी लेवल को शो करता है। अगर क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट क्वांटिटीज एट द डिफरेंट प्राइसेस, तो वो क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है, वो डिमांड है। पहली बात, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड सेकंड टर्म वो हमेशा स्पेसिफिक लेवल पे जो आप एक्चुअल में खरीद रहे हो ना, कि एक्चुअल में मैं कितना खरीदूंगा किस प्राइस पर, दैट इज द क्वांटिटी डिमांडेड। फिर हमारी शेड्यूल कर्व जो सारी है वो इंडिविजुअल और मार्केट में बटी हुई है। सिंपल सी बात है, अगर एक कंज्यूमर की डिमांड की बात हुई है, चाहे उसका शेड्यूल बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, चाहे कर्व बना रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगा। एंड द सम टोटल डिमांड ऑफ ऑल द बायर्स एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, मार्केट डिमांड, उसका शेड्यूल, उसकी कर्व बन जाती है। जो डिमांड आपका टर्म आती है दैट शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जो कर्व बनाते हैं हम लोग, तो हमेशा कर्व की जो स्लोप होती है डाउनवर्ड होती है, बोलते थ्योरी में ये है, बट स्लोप का एक्चुअल मतलब क्या होता है, इट इज अ चेंज। चेंज क्यों आया डिमांड में, क्योंकि प्राइस में चेंज आया। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, कि क्या चेंज है, दिस इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। थ्योरी के लिए तो हमें पता है कि इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। बट ये मेजर कैसे की जाती है न्यूमेरिकली, इट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। यहाँ मैंने क्वांटिटी को ऊपर नहीं लिखा बिकॉज मैं क्वांटिटी मेजर नहीं कर रही हूँ, मैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मेजर कर रही हूँ कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड पर क्या चेंज आया है। बिकॉज इनवर्स रिलेशन है तो आगे माइनस नहीं लगा दिया जाता है, ठीक है। दिस इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। नेक्स्ट आता है मेरे पास कुछ फैक्टर्स कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द बायर, टेस्ट प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं। आपको पता है कि आपके टेस्ट में इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें आपको एक एक पॉइंट ही उठेगा। सपोज मैं तुमसे ये बात पूछूं, दो कमोडिटीज है एक्स एंड वाई, ठीक है। वाई की प्राइस इंक्रीज हुई और एक्स की डिमांड फॉल कर गई, तो दोनों कमोडिटी में क्या रिलेशन है, वाई की प्राइस बढ़ी है, एक्स की डिमांड कम हो गई है। हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड गुड कौन कौन सी तरह की होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। तो इन दोनों में से आपने मेंशन करना है कि अगर एक के प्राइस बढ़ने पर दूसरे की डिमांड कम हो रही है तो क्या रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि लोगों ने उसको नहीं खरीदा तो इसको भी नहीं लिया, बिकॉज बोथ आर डिमांडेड टुगेदर, दोनों मिलकर एक डिमांड को पूरा करते हैं। जैसे अगर मुझे घर से स्कूल आना है कार में, तो मुझे कार भी चाहिए और उसके अंदर पेट्रोल भी चाहिए, तो दोनों ने मिलकर मेरी बॉन्ड को पूरा करना है, क्योंकि दोनों की डिमांड इकट्ठी चलती है। और अगर ऐसी ऑपोजिट क्वेश्चन आ जाए कि y की प्राइस बढ़ी है एंड x की डिमांड बढ़ गई, देखो जिसकी प्राइस बढ़ती है हम उसको नहीं खरीदते, मैंने उसको नहीं लिया तो मैंने x को लिया, इसका मतलब बोथ वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे वो, ठीक है। उसके बाद मैंने जब टर्म की बात, प्राइस की बात होगी, हमें पता है इनवर्स रिलेशन है, ऑलरेडी डिस्कस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डिस्कस। नाउ व्हाट अबाउट द इनकम ऑफ द बायर, मैंने बोला था जब इनकम का क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मल एंड इंफीरियर दोनों केस आते हैं। नॉर्मल गुड वो होती है जिस पर इनकम का इफेक्ट पॉजिटिव होता है, इनकम बढ़ी डिमांड भी बढ़ी, लेकिन इंफीरियर गुड की तो डेफिनेशन ही यही होती है कि उस पर इनकम का इफेक्ट नेगेटिव पड़ता है। यानी अगर इंसान की इनकम बढ़ी है, उसने किसी चीज को लेना कम कर दिया, इसका मतलब वो कमोडिटी उसके लिए इंफीरियर थी, क्योंकि उसके पैसे बढ़ गए हैं, उसने कहा मैं अब ये नहीं, मैं कुछ अच्छी चीज खरीदता हूँ, यानी अच्छी चीज उसके लिए वो सुपीरियर है, नॉर्मल है, ये कमोडिटी उसके लिए इंफीरियर हो जाती है। हमारी ये होगी फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन हमें पता है, टेस्ट प्रेफरेंसेस हमें पता है, पॉपुलेशन का पढ़ना पता है,
क्लाइमेट पता है, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन पता है। फिर उसके बेसिस पर हमने लॉ ऑफ डिमांड बनाया था। लॉ ऑफ डिमांड शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बट कंडीशंस अप्लाई, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट एंड दीज अदर फैक्टर्स आर द असम्पशंस ऑफ द लॉ, जिसके बेस जिस पर डिपेंडेंट है ये। नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नो चेंज इन द फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, नो चेंज इन द टेस्ट प्रेफरेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। देन क्वेश्चन कम्स कि why does demand of law of demand operates in an economy? क्यों ऐसा होता है कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है? उसमें सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, कि जैसे जैसे हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम कम कम, तो मैं उसके लिए पैसा भी कम देना चाहूँ, बिकॉज आई एम अ रैशनल कंज्यूमर, मुझे पता है मेरे को कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करनी है। फिर इनकम इफेक्ट था, तो गलती से मैंने बोला है अदर फैक्टर को चेंज नहीं करना, तो मेरी इनकम नहीं चेंज होगी, मेरी रियल इनकम चेंज हो रही है, क्योंकि कमोडिटी की प्राइस चेंज हो रही है। किसी चीज की प्राइस अगर कम हो जाए तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने उस दिन क्लास के लेक्चर में भी बताया था, 100 रुपए के मेरे पास है, जो पैसा मेरे पास है, दिस इज कॉल्ड मनी इनकम। इस पैसे से मैं कितना खरीद सकती हूँ चीजों को, बंडल ले सकती हूँ, दैट इज अ रियल इनकम, परचेजिंग पावर ऑफ माई मनी इनकम। 100 रुपये का नोट है, 50 रुपए किलो को चीज है, तो मैंने जाके 2 किलो खरीद के आ गई। नेक्स्ट टाइम फिर से 100 रुपए है, लेकिन प्राइस 50 से कम होकर 25 हो गई। नाउ द सेम मनी इनकम, क्योंकि मनी इनकम में कोई चेंज नहीं किया, मेरी माय परचेजिंग पावर हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 2 kgs to 4 kgs। दैट इज व्हाई कंज्यूमर डिमांड्स मोर व्हेन द प्राइस फॉल, बिकॉज उसकी रियल इनकम में चेंज आता है। इन द सेम वे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की प्राइस चेंज नहीं करनी, बट उसकी अवेलेबिलिटी को शो करना है। एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट, वाई इज अवेलेबल, द प्राइस ऑफ एक्स की ही चेंज हुई है सिर्फ, उसकी अगर बढ़ेगी तो वाई सस्ती लगने लगी, हम उधर शिफ्ट हो गए, उसकी अगर कम हुई, वाई महंगी लगने लगी, इधर शिफ्ट हो गए। शिफ्टिंग इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि एक कमोडिटी की प्राइस जब चेंज होती है तो कंज्यूमर कैसे अपनी डिमांड को शिफ्ट करता है टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसके अलावा कंज्यूमर का ग्रुप बढ़ गया, साइज बढ़ गया। मैंने कहा था कोई चीज़ महंगी है तो हम आधा किलो ले आए, कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाती है। या कुछ लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अब उनकी अफोर्डेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। नंबर ऑफ पीपल वही है, लेकिन उनका साइज बड़ा छोटा हो रहा है, क्वांटिटी में डील वो कम ज़्यादा करते हैं। ऑल्टरनेट यूजेज होंगे तो भी मेरी प्राइस कम, तो मैं ज़्यादा खरीदूंगी, इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा। याद रखें ना, ऑल्टरनेट्स अवेलेबल है तो मिला था, इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि प्राइस कम तो मैं उसको अलग अलग तरह से यूज़ करूँगी। मैं उसको, जैसे बहुत बार एग्जाम्पल दिया, मिल्क की दिया मैंने, अगर मिल्क का रेट कम हो जाएगा तो पियेंगे भी, चाय भी बनाएंगे, दही भी जमाएंगे, पनीर भी बनाएंगे, आइसक्रीम भी बनाएंगे, और सारी मिठाइयों में भी डलता है, वो भी अगर आती है तो वो भी बनाएंगे, बिकॉज रेट ऑफ मिल्क इज वेरी लो। और अगर यही रेट बढ़ जाता है तो मैं सिर्फ नेसेसिटीज पे यूज़ करती हूँ, तो डिमांड श्रिंक हो जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड में अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का इफेक्ट पड़ता है, इनवर्स ऑन द डिमांड। उसके बाद आया था हमारा चेंज आना क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज बिकॉज ऑफ द प्राइस चेंज, और डिमांड में चेंज बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स। प्राइस का चेंज, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, उधर इंक्रीज डिक्रीज। एक्सटेंशन में प्राइस कम, कंट्रैक्शन में प्राइस ज़्यादा, इंक्रीज में अदर फैक्टर का चेंज होना और डिक्रीज में भी अदर फैक्टर का चेंज होना। इंक्रीज में राइटवर्ड शिफ्टिंग, डिक्रीज में लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, एक्सटेंशन में फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम अपर टू लोअर पॉइंट, कंट्रैक्शन में फ्रॉम लोअर टू अपर पॉइंट। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेसन की कर ली थी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आए हम लोग। इलास्टिसिटी मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन क्यूडी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ठीक है, वो मेजर करती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? कितना इफेक्ट न्यूमेरिकली क्वांटिटेटिव टर्म में कितना इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स ऑफ द डिमांड, जो इफेक्ट करते हैं, लाइक इन द केस, दिस केस प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फिर हमने कहा इलास्टिक होती है, इनइलास्टिक होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, एंड यूनिटरी इलास्टिक होती है। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है? जितना परसेंटेज चेंज आपका प्राइस में आता है, अगर उतना ही सेम परसेंटेज चेंज आपका डिमांड में आता है, तो इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। डायग्राम जब बनाते हैं हम लोग,
जो मेरा रेक्टेंगल है ना उसका जो एरिया है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ यही होता है, यानी जो ये मेरी कर्व ये है या ये जो रेक्टेंगल बन रहे हैं उसका एरिया जो है वो सेम रहता है। इसका मतलब है जितना प्राइस में चेंज उतना ही डिमांड में चेंज आता है। अगर प्राइस इंक्रीज उतनी ही डिक्रीज डिमांड में, अगर प्राइस फॉल उतना ही इंक्रीज डिमांड में है। और अगर मैं एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर मेथड भी किया था, तो यूनिटरी कब होता है एक्सपेंडिचर में? किसी ने लेसन डिवाइस किया है डिमांड का? When due to change in the price either increase or decrease the expenditure remains same. expenditure कैसे निकालते हैं? P multiplied by Q. क्योंकि मैंने अभी न्यूमेरिकल्स में आपको ये चीजें यूज करवानी है। तो जब आपका एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो आपकी यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है। नाउ द नेक्स्ट मोर देन यूनिटरी, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में उससे ज्यादा चेंज आपका डिमांड में। और अगर एक्सपेंडिचर टर्म में बोलूं तो प्राइस कम खर्चा ज्यादा, प्राइस ज्यादा खर्चा कम, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ग्रेटर देन 1 होता है। और अगर इसी प्राइस और डिमांड में जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में, देन वी कैन से दैट डिमांड इज मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक बोलना मींस एक से ज्यादा चेंज होना। थर्ड इनइलास्टिक, जिसमें कम चेंज आता है, जितना प्राइस में चेंज उससे कम चेंज आपका डिमांड में है। और अगर एक्सपेंडिचर टर्म में बात करें तो सेम डायरेक्शन में खर्चा जाना, प्राइस बढ़ी खर्चा बढ़ा, प्राइस कम खर्चा कम। उस केस में हमारी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और इनइलास्टिक बोलते हैं। नाउ कम परफेक्टली इनइलास्टिक, दिस इज अ केस ऑफ नेसेसिटीज। जो मैंने आपको बोला था कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी मेडिसिन की, घर में सॉल्ट आता है, पानी पीते हैं हम लोग, नॉर्मली ऐसी चीजें हैं कि जैसे सॉल्ट है, ये भी एग्जाम्पल देती थी आप, सॉल्ट सबसे सस्ता आता है घर में जो खाना बनता है, 18, 20, 25, 30 रुपए का पैकेट कुछ होता है। तो अगर इसकी प्राइस कम हो जाए तो क्या आप ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं? हम उतना ही खा रहे होते हैं जितना हमारी बॉडी, जितना टेस्ट पर डेवलप हो चुका होता है। इन दिस केस द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स सेम। तो आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, तो जीरो चेंज इन डिमांड, दिस इज अ परफेक्टली inelastic and the curve will be parallel to OY axis। याद रखना क्योंकि क्वांटिटी सेम ही है, प्राइस चाहे बढ़े चाहे प्राइस कम हो, क्वांटिटी लेवल रिमेन्स सेम। नाउ द लास्ट परफेक्टली इलास्टिक, यानी प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड कैन बी डन एट एनी लेवल, लाइक द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो आपकी क्वांटिटी ऐसे 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 बढ़ रही है तो कर्व विल बी पैरेलल टू x axis and the demand will be, elasticity will be perfectly infinite, क्योंकि प्राइस जीरो चेंज दिखाती है, तो एनीथिंग अपॉन जीरो विल बी इनफाइनाइट। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है जो बुक में नॉर्मली दिखता नहीं है पर थोड़ा सा समझाने के लिए फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। स्लोप की बात की मैंने अभी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। अगर ये स्लोप जीरो हो जाए इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू जीरो। ठीक है। अब मैं न्यूमेरिकल से क्या आ रही हूँ आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है मींस प्राइस जीरो अगर P by Q डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू जीरो है। ओके। अब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला लिख रही हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, ये डेफिनेशन है ना, और माइनस साइन पुट करते हैं इन परसेंटेज को, जो यहाँ पे लिखा दिया, यहाँ मतलब दिख लिखा था मैंने पहले। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन क्यू? बात ये है कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज। आपके पहला टेस्ट हुआ, सपोज नंबर आए 18, दोबारा टेस्ट हुआ तो नंबर आए 20, चेंज कितने का है? 2। दिस इज अ चेंज। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? आप उसको 10% 100 से डिवाइड कर अपॉन 20 into 100, आप उसको एवरेज निकालेंगे।
नहीं, अपॉन 20 into 100 अपॉन 20 भी नहीं बेटा। जब चेंज का परसेंटेज, मैं परसेंटेज चेंज बोल रही हूँ। परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है? दिस इज इक्वल टू Q1 न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी 20 माइनस 18 अभी बोला, डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी। कितने नंबर आए थे पहले आपके? 18 से इनटू 100। दिस इज द, ये जो सिर्फ ये चीज है ना, दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनेट चेंज। पिछले के प्रोपोर्शनेटली आपका कितना चेंज है और उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज चेंज इन क्यूडी आ जाता है। इन द सेम वे परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ये मेरा, ये कैसे निकालते हैं? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड इनटू 100, जिसमें ये जो है दिस इज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन पी। तो एक फॉर्मूला ईडी का बनता है परसेंटेज के अलावा, सीधा प्रोपोर्शनेट चेंज, यहां से आप शुरू कर सकते हैं। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे। प्रोपोर्शनेट चेंज इज Q1 minus Q upon Q. This is the proportionate change in QD divided by P1 minus P upon P. Proportionate change in price, ये P ऊपर चला जाएगा, Q नीचे आ जाएगा, तो क्या बन गया? Q1 minus Q upon P1 minus P into P upon Q। और माइनस साइन आगे फॉर्मूले पे लगेगा टू शो द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो हमने दो फॉर्मूले कर लिए हैं, प्रोपोर्शनेट वाले और इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हुए, क्योंकि डाटा कभी आपको न्यूमेरिकल्स में दिया हो सकता है। कैसे? इनिशियल प्राइस वाज 10 रुपीज, now the price increased to 15 rupees. Due to this, quantity decreased by 10%. ठीक है? This is the question. सब हम बुक से भी करते हैं। पहले प्राइस 10 रुपए थी, अब प्राइस न्यू 15 हो गई है, जिसकी वजह से जो क्वांटिटी में चेंज है, डेल्टा क्यू है, परसेंटेज में दिया है, वो फॉल हुआ है 10% से, क्योंकि प्राइस बढ़ी है ना। ये अब अगर मुझे प्रोपोर्शनेट मेथड लगाना है तो मुझे Q1 चाहिए, Q चाहिए, P1 P तो गिवन है, P भी है, तो ना तो मेरे पास Q है ना मेरे पास Q1 है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी? आधा फॉर्मूला ये लगेगा, आधा फॉर्मूला वो लगेगा। तो मैं आधे को कन्वर्ट कर दूंगी। कैसे? मेरे पास प्राइसेस गिवन है ना, ओल्ड भी न्यू भी, मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देती हूँ। कैसे निकालेंगे फिर हम लोग? 15 minus 10 upon 10 into 100। परसेंटेज चेंज इन पी, ये आपने हेडिंग डालना है। दिस इज इक्वल टू P1 माइनस P अपॉन P इनटू 100। फॉर्मूले के नंबर होते हैं, 1 मार्क फॉर द फॉर्मूला है। P1 इज 15 माइनस 10 अपॉन 10 इनटू 100। कितना आ गया ये? 50। कितना आया? 50%। 50% इंक्रीज इन प्राइस है। डिमांड डिक्रीज हुई है, डिक्रीज में माइनस साइन लगता है कि प्लस साइन? माइनस। तो ईडी का फॉर्मूला क्या लगा? माइनस परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला माइनस क्यूडी में कितना चेंज है? माइनस 10 अपॉन 50। आंसर कभी भी 1/5 आ गया 0.2, इट इज लेस देन 1 अगर लिखना हो। आपका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, न्यू माइनस में आ गई। अगर प्राइस कम होती है तो प्राइस माइनस में आ गई। एक आगे का फॉर्मूले का माइनस है, उसे दोनों को काट देना है, क्योंकि ये माइनस साइन जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इनवर्स रिलेशन को शो करने के लिए प्रोपोर्शनेट और द परसेंटेज मेथड ऑफ फाइंडिंग इलास्टिसिटी नहीं आएगा, क्योंकि आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक ने अगर बड़ा है तो दूसरे ने कम होना है। इनवर्स रिलेशन तो डिमांड में है, तो जो भी कम होगा उसके आगे तो माइनस साइन लग गया, न्यू ने कम हो गया ना, और एक
एक फॉर्मूले का माइनस साइन हो गया। यस ठीक है, ये अब एक और जो मेथड में एक्सपेंडिचर से कराना है वो क्या है। थ्योरी तो हमें पता है, प्राइस बढ़ी कम हुई खर्चा सेम रहा तो यूनिटरी, ऑपोजिट है तो ग्रेटर देन 1, सेम है तो लेस देन 1। अब इसे न्यूमेरिकल कैसे निकालते हैं? आपको क्वेश्चन क्या दिया हो सकता है, P दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, या इसमें से एक है दूसरा नहीं है, दिया क्या हुआ खर्चा एक्सपेंडिचर। नाउ वी नो दैट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय Q। ये होता ना, इन तीनों में से कोई भी दो चीज गिवन हो, तीसरी निकल जाएगी ना। सपोज ये दो दी हुई है तो Q विल बी एक्सपेंडिचर अपॉन P। इसी तरह अगर वो दिया हुआ है तो P विल बी एक्सपेंडिचर अपॉन बस Q दे दोगे, Q1 निकाल दोगे, P दिया होगा P1 निकाल दोगे, प्रोपोर्शनल मेथड लगा। यस ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहाँ पे देखते हैं। पहले मैं सारा लिख दूं फॉर्मूले बोर्ड पे। पहले प्रोपोर्शनेट, elasticity of demand will be equal to minus delta Q upon delta P into P upon Q, जिसमें delta Q represent change, this is new quantity minus old, delta P is the change in price, that is P1 upon P। ठीक है, पहला फॉर्मूला। सेकंड परसेंटेज, elasticity of demand is the percentage change in quantity demanded upon the percentage change in price, where the percentage change in QD is equal to Q1 minus Q upon Q into 100, and same way percentage change in price is equal to P1 minus P upon P into 100, और माइनस साइन जस्ट टू शो द इनवर्स रिलेशन। क्लियर है? तीसरा एक्सपेंडिचर से, अगर सिंपल थ्योरी आ जाती है, पूछ लिया कि प्राइस बढ़ी खर्चा कहीं हुआ, आपकी इलास्टिक बता इलास्टिक, लेकिन अगर नंबर आए तो फिर आपको प्रोपोर्शन मेथड लगाना पड़ता है। पहले थ्योरी बता दूं, प्राइस इंक्रीज और प्राइस फॉल्स दैट लीड्स टू नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, देन ED is equal to 1। अगर प्राइस इंक्रीजेस दैट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, price falls that leads to fall in expenditure, same direction, ED will be less than 1। Price increases that leads to fall in expenditure, price falls leads to increase in expenditure, opposite direction, then ED will be greater than 1। और एक आपको न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ याद ये रखना है, एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, P मल्टीप्लाइड बाय Q। तो दो तीनों में से जो भी दो चीजें दी हुई हैं, E एक्सपेंडिचर अपॉन P इज इक्वल टू क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर अपॉन P Q इज इक्वल टू प्राइस। ये है न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये लिखा है एट ₹26 पर यूनिट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 30 यूनिट्स। क्यों कितना है? 30। If the price increases from 26 to 30, new price कितनी आ गई? 30। अब प्राइस बढ़ी है तो डिमांड फॉल करेगी, वो 26 या 30 यूनिट से कम होकर 15 यूनिट पे आ गई। Q1 is 50। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना, सिंपल प्रोपोर्शनल मेथड लग जाएगा। ED is equal to, पहले 1 मार्क का फॉर्मूला है, नहीं लिखोगे एक नंबर सीधा कटेंगे आपके। वो क्या है? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। अब वैल्यू पुट करेंगे, आगे जो 1.5 नंबर मिलना है 1.5 वैल्यू पुट करने का है।
माइनस पहले निकाल लेना, डेल्टा क्यू कितना है 15 माइनस 30, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। दिखाना है या फिर माइनस करके अपने आप नहीं दिखाना है, तो इसका कर सकते हो डेल्टा क्यू की जगह सीधा Q1 माइनस Q2 तो हो जाएगा। डेल्टा P हमारा न्यू प्राइस माइनस ओल्ड 30 माइनस 26, ओके ओल्ड प्राइस इज 26, ओल्ड क्वांटिटी इज, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 50 अपॉन 4 इंटू 26 अपॉन 1 जैसे नहीं कट रहे हैं कुछ नहीं, मैं 15 30 कट रहा है। 15 टू द 30 माइनस माइनस कर दिया, 2 और 30 2 और 30 2 और 26 कट जाएगा 30 में। 13/4 आ गया, आगे वही आ जाएगा 3.45। यस दिस इज ग्रेट। अगर पूछा एक्सप्लेन द इलास्टिसिटी तो एक से ज्यादा आंसर है, तो डिमांड इज मोर इलास्टिक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2। In this question, elasticity of demand is already given to you and it is given as -2. -2 का मतलब है ऑलरेडी माइनस साइन आपको दे दिया है। अब आप फॉर्मूले में आगे माइनस को नहीं पुट करेंगे, तो ईडी का पहले तो सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे माइनस फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बोला परसेंटेज में बोला है उन्होंने निकालने को, इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दिस इज द फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट करेंगे, क्यूडी आपको गिवन है -2 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्यूडी नहीं दिया हुआ, x आ गया वो, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम निकालेंगे, p गिवन है 10, P1 गिवन है 8, अब वैल्यू निकालेंगे, प्राइस कम हुई है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड इनटू -20%। -20%, तो -2 इज इक्वल टू x अपॉन -20, तो क्या आ गया x इज इक्वल टू 40% इंक्रीज इन, क्योंकि प्राइस फॉल हुई है ना, यस इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। ये चीज दो तरह का क्वेश्चन हो गया, परसेंटेज भी हो गया, प्रोपोर्शनेट भी हो गया। अब कोई वो देख लेते रहा एक्सपेंडिचर वाला। 7 आपको गिवन है, पहले है 4 और न्यू प्राइस है 5, एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है 600, 1 और 5 to 5 ये, और हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज मेथड से निकालना है, परसेंटेज मेथड से ईडी निकालने को बोला है। परसेंटेज के लिए मुझे क्यू भी चाहिए, Q1 भी चाहिए, P भी चाहिए, P1 भी चाहिए। P और P1 तो गिवन है, क्वांटिटी हम निकालेंगे, एक्सपेंडिचर गिवन है, तो यहाँ से क्वांटिटी क्या आ जाएगी, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस 150 और 105, ठीक है। अब आ गया P आ गया, P1 आ गया, Q आ गया, Q1 आया, परसेंटेज मेथड लगाते हैं। पहले निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड न्यू क्वांटिटी 105, ओल्ड क्वांटिटी 150 अपॉन ओल्ड 150 इनटू 100, कितना आया भाई -45 अपॉन माइनस, यानी डिमांड में फॉल आया है, ठीक है। अब प्राइस का निकाल लेते हैं, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100, तो 5 माइनस 4 अपॉन 4 इनटू 25%। नाउ ईडी का फॉर्मूला लगा दो, ईडी क्या कहती है, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी कितना है, -30 माइनस फॉर्मूले का -30% अपॉन 25%, कितना आ गया 1.2, which is greater than. This is all about the numerical topics in the chapter elasticity.